वो कहानी है माइकल जैक्सन की कहानी। और आप यकीन माने कि इस कहानी को सुनाने के लिए मुझे लगा थोड़ी सी फील भी आनी चाहिए। तो आज मैंने काफ़ी देर तक माइकल जैक्सन के बहुत सारे वीडियोस देखे, सिर्फ इसलिए कि वो चूँकि बचपन से दुनिया में जितने चाहने वाले माइकल जैक्सन के उनमें से एक मैं भी रहा। और कॉलेज या बाकी जगहों पे जब एनुअल फंक्शन और वो सारी चीज़ें होती थी तो उस वक्त भी लोग कॉपी करते थे माइकल जैक्सन के डांस की। अपने इंडिया में आप ले लीजिए, चाहे प्रभु देवा हों, जावेद जाफरी हों, ऋतिक रोशन हों, इन सब ने भी कभी ना कभी माइकल जैक्सन के डांस की कॉपी की। प्रभु देवा का तो एक किस्सा ही याद है कि जब 96 में शायद माइकल जैक्सन इंडिया आए थे और उन्होंने परफॉर्म किया था, तो जिस होटल में वो ठहरे थे, मुंबई के शायद होटल ओबराय था, तो एक तमन्ना थी, प्रभु देवा मिलने के लिए गए और उनका ये कहना था कि दुनिया की सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो उस दिन पूरी हुई जब उनकी ख्वाहिश पूरी हुई मुलाकात की। प्रभु देवा किस तरीके का डांसर है हम आप जानते हैं। लेकिन सिर्फ प्रभु देवा या ऋतिक रोशन या जावेद जाफरी ही नहीं, दुनिया का ऐसा कोई भी देश और जो संगीत के प्रेमी है, कोई ऐसा शायद ही होगा जो माइकल जैक्सन को ना पसंद करता हो। मतलब माइकल जैक्सन ने एक तरह से भूचाल ला दिया था संगीत की दुनिया में, ख़ासतौर पर डांस। जो उनके डांस के स्टेप थे उससे पहले दुनिया ने देखी ही नहीं। ख़ासतौर पे मून वॉक जब वो लेकर आए तो एक तरह से हंगामा मच गया था और पूरी दुनिया फिदा थी। कहते हैं कि माइकल जैक्सन से बड़ा कोई सेलिब्रिटी पैदा ही नहीं हुआ। लगभग 30-40 साल तक पूरी दुनिया पे राज किया। जहाँ जाते थे लोग पागल हो जाते थे एक झलक पाने के लिए, छूने के लिए। कई बार बहुत सारे लोग मतलब रो पड़ते थे। तो ये कद था, दुनिया के बड़े बड़े जो नामचीन शख्सियत हस्ती वो तक माइकल जैक्सन से मुलाकात के लिए अपने पास बुलाने के लिए मतलब बेचैन रहते थे। तो पूरी दुनिया में इतना बड़ा एक सितारा जिसको किंग ऑफ पॉप कहा गया, शोहरत दौलत सब कुछ मिली, बेइंतहा दौलत। यहाँ तक के कहते हैं कि 2800 एकड़ के एक जो उन्होंने रैंच ख़रीदा था लॉस एंजलिस में, उस वक्त उसकी कीमत 90s की बात बता रहा हूँ, शायद $19 मिलियन हुआ करती थी। और उसके अंदर उनका अपना ज़ू, अम्यूज़मेंट पार्क और मतलब पूरी दुनिया ही एक तरह से समेट कर उसमें डाल दिया था। तो ऐसा शख्स जिसे शोहरत दौलत सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में उसको कई बार गम था। अपने इंटरव्यू में भी कहा कि वो पूरी दुनिया इतना प्यार करती है, पागलों की तरह मानती है, चाहती है, लेकिन अपने आप को वो हमेशा अकेला महसूस करते हैं। तो इस अकेलेपन, माइकल जैक्सन की ज़िंदगी, माइकल जैक्सन की मौत, ये पूरी कहानी कोशिश करूँगा आपको सिलसिलेवार बताऊँ और उनकी मौत के बाद जो कुछ हुआ उसको बताऊँ। एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ आपको बताता हूँ कि माइकल जैक्सन की मौत को करीब 9 साल हो गए हैं। दुनिया में ऐसे कम लोग होंगे जो मौत के बाद भी जिनके पास दौलत चली आ रही है। माइकल जैक्सन की मौत के बाद अभी भी हर साल करीब $140 लाख कमाई है माइकल जैक्सन की फैमिली को मिलती है माइकल जैक्सन के उन म्यूज़िक एल्बम और बाकी चीज़ों से। $140 लाख पर एनम। तो आप सोचिए, जिस आदमी को इस दुनिया से गए हुए 9 साल हो गए, उसकी कमाई आज भी इतनी है। माइकल जैक्सन की पूरी कहानी या ज़िंदगी की शुरुआत जो होती है वो 5 साल की उम्र से ही हो जाती है। 29 अगस्त 1958 को माइकल जैक्सन की जो पैदाइश थी, जो जन्म था, वो अमेरिका के इंडियाना जो जगह है वहाँ पे उसके गैरी उसमें हुआ था। उनके फादर जो थे माइकल जैक्सन के, वो म्यूज़िक लवर, छोटे मोटे परफॉर्मेंस ये सारी चीज़ें किया करते। जोसेफ वॉल्टर जैक्सन नाम था माइकल जैक्सन के पिता का, जिनको जो जैक्सन भी कहते हैं। तो बचपन से खुद ही चूँकि म्यूज़िक के शौकीन थे और वो जो अपना छोटे मोटे काम किया करते थे, पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे, गरीब परिवार था। 2 कमरे के मकान में करीब 7 भाई और माँ बाप 9 लोग रहा करते थे। ज़मीन पे एक दूसरे के साथ शेयर करके सोना इन लोगों की आदत थी। तो धीरे धीरे जब माइकल जैक्सन और उसके बड़े भाई बड़े होने लगे, 5 साल की उम्र थी, तभी से इस म्यूज़िक कंसर्ट और इन चीज़ों में डालना शुरू कर दिया जो जैक्सन ने अपने बच्चों को। और कहते हैं कि वहीं से जैक्सन की ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई माइकल जैक्सन। अपने तमाम भाइयों में माइकल जैक्सन बचपन से ही बेहद होनहार, डांस के नए नए स्टेप, आवाज़ अच्छी, गाने की लय अच्छी,
तो थोड़े ही दिनों में माइकल जैक्सन के पिता को ये पता चल गया कि अगर उनमें इन सारे बच्चों में कोई होनहार है, होशियार है, तो वो माइकल जैक्सन है। तो उन्होंने इसके बाद जो जैक्सन भाइयों को मिलकर एक अपना ही ग्रुप, एक बैंड बना दिया, और उस बैंड में जो सबसे आगे रहता था वो सबसे छोटा भाई माइकल जैक्सन, जो सबसे आगे रह के परफॉर्म करता, गाता, बाकी लोग उसके साथ देते, वो डांस करता। इसी दौरान में इस बैंड की पॉपुलैरिटी जो है वो काफ़ी हो गई, मशहूर होने लगे, और उस वजह से अब माइकल जैक्सन के ऊपर बड़ी सारी जिम्मेदारियां भी आ गई। जो जैक्सन थे, इल्ज़ाम ये है कि जो जैक्सन ने पैसे कमाने के लिए, घर ठीक से चलाने के लिए अपने बच्चों का बचपन छीन लिया। 5 साल के माइकल जैक्सन को वो दिन भर काम करता, रिहर्सल, परफॉर्म, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद कई बार वो जब ये बैंड बना, फिर 1-2 अच्छे म्यूज़िक कंपनी से ऑफ़र मिला, तो इनका बैंड अच्छा खासा मशहूर होने लगा, काम मिलना ज़्यादा हो गया। तो उस चक्कर में फिर कुछ कॉमर्शियल भी मिले, कुछ ऐड भी मिले। तो उन ऐड के डायलॉग को याद करना, फिर स्टूडियो जाना, फिर रिहर्सल करना, फिर परफॉर्म करना, इन सारी चीज़ों में माइकल जैक्सन का बचपन कहीं गुम हो गया। और वो जब जाते स्टूडियो और सारी चीज़ें, तो देखते कि स्टूडियो के सामने एक पार्क हुआ करता था, कि बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें माइकल जैक्सन की ज़िंदगी से दूर थी, क्योंकि जैक्सन की ज़िंदगी को उसके पिता ने एक मतलब पूरी तरह से प्रोफेशनल 5 साल की उम्र में ही बना दिया। और सख्त इतने कि अगर माइकल जैक्सन कभी किसी चीज़ के लिए इनकार करते, या फिर जो वो सिखाते उसको ठीक से नहीं सीखते, ध्यान कहीं और होता, तो माइकल जैक्सन को बुरी तरह पीटते भी। और माइकल जैक्सन ने इंटरव्यू में इन बातों का खुलासा भी किया कि हाँ, उनके जो पिता हैं वो जब उनके कहना नहीं मानते थे, ठीक से परफॉर्म नहीं करते थे, तो उनकी पिटाई भी होती थी। इन सारी चीज़ों ने जैक्सन के दिमाग पे गहरा असर किया था। इस बीच में एक और भी चीज़ हुई कि जैसे जैसे माइकल जैक्सन बड़े होते गए, कि पिता हमेशा चिढ़ाते थे उसके, ख़ासतौर पे नाक को लेकर। माइकल जैक्सन के बारे में ये है कि जो जैक्सन हमेशा कहते थे कि उसको, तुम्हारा नाक बहुत गंदा है, भद्दा है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ें बचपन से ही माइकल जैक्सन को कही जाने लगी, और माइकल जैक्सन इन चीज़ों को लेकर थोड़े से परेशान रहने लगे। उनके दिमाग में बैठ गया कि अगर बाप ये बार बार कह रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं वाकई बुरा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ, मेरे नाक गंदे हैं। ये सारी चीज़ें चलती रही। माइकल जैक्सन अपने पिता के खौफ के साए में अपना परफॉर्मेंस देता रहा, लेकिन गॉड गिफ्टेड टैलेंट था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ी, माइकल जैक्सन की मकबूलियत भी बढ़ी, पॉपुलैरिटी भी बढ़ी। और इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए फिर जो जैक्सन ने फैसला किया कि वो अपने बच्चों को लेके लॉस एंजलिस पहुंच जाए, और वो लॉस एंजलिस पहुंच गए। अब वहाँ बड़े बड़े शोज़ होने लगे। धीरे धीरे वक्त बीता, माइकल जैक्सन अब थोड़े बड़े हुए, भाइयों के साथ अपना परफॉर्मेंस देते रहे। लेकिन 70s आते आते फिर माइकल जैक्सन ने फैसला किया कि वो अब अपना अलग काम करेंगे। और 1975 में माइकल जैक्सन ने पहली बार अपने पिता को छोड़ दिया, और परिवार को छोड़ दिया, और परिवार से अलग हो गए। तब तक माइकल जैक्सन के बहुत सारे परफॉर्मेंस और ये सारी चीज़ें जो थी वो मशहूर हो चुकी थी। माइकल जैक्सन का एक नाम हो चुका था, लेकिन इतना बड़ा भी नाम नहीं हुआ था। लेकिन जो बचपन से एक पिता और वो बचपन के खो जाना, और माइकल जैक्सन के जहन में था कि उसे बचपन में जीने नहीं दिया गया, इन सारी चीज़ों के लिए वो अपने पिता को हमेशा ज़िम्मेदार माना। और इसीलिए 75 में जैसे ही मौका मिला, लगा कि अब थोड़ा सा मैं कुछ कर सकता हूँ, अपने बाप के साए से अलग रह सकता हूँ, और उस जुल्म से भी मैं बच सकता हूँ। तो 75 में माइकल जैक्सन ने अपने परिवार से किनारा कर लिया। और उसके बाद एक बड़े म्यूज़िक उस वक्त प्रोड्यूसर थे, क्विंसी जॉन को कांटेक्ट किया। क्विंसी जॉन ऑलरेडी माइकल जैक्सन के परफॉर्मेंस से वाकिफ़ थे। इसके बाद पहली बार माइकल जैक्सन का एक सोलो एल्बम बनाया गया। ये सोलो एल्बम जो पहला ही आया, इसने म्यूज़िक की दुनिया में, ख़ासतौर पे पॉप म्यूज़िक, उसमें एक तहलका मचा दिया। और माइकल जैक्सन को अब लोग धीरे धीरे और ज़्यादा जानने लगे। इसके बाद फिर एक और एल्बम 1979 में निकाला, ये भी पूरी तरह से हिट हो गया। लेकिन अभी तक माइकल जैक्सन, ये सारे जो सोलो एल्बम और बाकी चीज़ें चल रही थी 75 से लेके
81 तक, ये उनकी पॉपुलैरिटी को तो बढ़ा रही थी, लेकिन अभी तक माइकल जैक्सन है क्या, ये दुनिया ने नहीं देखा था। ये देखा पहली बार 1982 में। 1982 में माइकल जैक्सन का एक टेलीविज़न शो में एक एल्बम रिलीज़ होता है और उसमें वो एक डांस करते हैं, और उस डांस पे को देखकर पूरी दुनिया हिल जाती है। मून वॉक था उस डांस का नाम, जो आपने अक्सर देखा होगा, बहुत पूरी दुनिया ने कॉपी की उसकी। इस एक मून डांस और इस एक शो ने पहली बार माइकल जैक्सन को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया, और अब माइकल जैक्सन को लोग जानने लगे। लेकिन ये शुरुआत थी। इसके बाद 1982 में ही माइकल जैक्सन का एक दूसरा एल्बम आता है, थ्रिलर, और थ्रिलर आते ही फिर सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। थ्रिलर की कॉपी आते ही जो इतनी बिकी कि आज भी रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड को किसी ने नहीं तोड़ा है कि किसी म्यूज़िक एल्बम की इतनी कॉपी बिके। उस वक्त करीब 66 मिलियन कॉपी थी, और ये रिकॉर्ड आज भी चला आ रहा है। इस थ्रिलर के आने के बाद ही माइकल जैक्सन की पूरी ज़िंदगी बदल गई। माइकल जैक्सन पूरी दुनिया के सबसे बड़े सितारे, सबसे बड़े सेलिब्रिटी हो गए, और घर घर में अब माइकल जैक्सन की डांस, माइकल जैक्सन के गाने वो हिट हो गए। और अब ये हालत हो गई कि माइकल जैक्सन की तस्वीरें, माइकल जैक्सन के टी शर्ट, माइकल जैक्सन के पुतले ये दुनिया भर में बिकने लगे। इसके बाद फिर माइकल जैक्सन ने कुछ कंसर्ट किए बड़े बड़े कंट्रीज़ में, शहरों में, उसने और भी कामयाबी पे 4 चांद लगा दी। अब माइकल जैक्सन जो है वो पॉप की दुनिया में सबसे बड़ा नाम था, और उनको किंग ऑफ पॉप का खिताब मिला। ग्रैमी अवार्ड से लेके बाकी सारी चीज़ें उनकी झोली में लगातार आ रही थी, और वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे थे। उनके म्यूज़िक की हालत ये थी उसके आने के बाद कि बाकायदा उस म्यूज़िक के, चूँकि उस वक्त एल्बम और बाकी चीज़ें आती थी, तो मजबूर होकर एक म्यूज़िक चैनल लॉन्च करना पड़ा सिर्फ माइकल जैक्सन को सामने रखकर, ताकि उनके गानों को, उनके डांस को दुनिया तक पहुंचाया जा सके। और उस म्यूज़िक चैनल का नाम था MTV। आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ भी पहले MTV था, बाद में वो VTV हो गया। तो MTV एक्चुअली माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी को सामने रखकर ही लॉन्च किया गया था कि एक माइकल जैक्सन जैसे सितारे के लिए एक ऐसा कोई चैनल होना चाहिए। तब MTV को लॉन्च किया गया था। अब तक माइकल जैक्सन की अब हालत ये थी कि पूरी दुनिया जो है उनको पूजने लगी थी, बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे। धीरे धीरे पैसा, शोहरत, दौलत, नाम सब मिल रहा था। लेकिन फिर ये 82 के बाद माइकल जैक्सन का जो कद बना, 85 आते आते अब माइकल जैक्सन के अंदर बदलाव भी दुनिया ने महसूस किया। उनकी नाक अब ज़्यादा तीखी हो गई थी, पहले चौड़ी थी, और वो पिता के उनके अक्सर वो सारी बातें याद थी। उनका रंग धीरे धीरे साफ होने लगा। अब दुनिया भर में बातें होने लगी। तब पहली बार पूरी दुनिया में अगर एक शब्द जो सबसे ज़्यादा चलन में आया था वो था प्लास्टिक सर्जरी, और लोग बात करने लगे कि माइकल जैक्सन प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, वो अपना हुलिया बदल रहे हैं, काले से गोरे हो गए हैं। तो रंग भी बदल रहा था, चेहरा भी बदल रहा था, हुलिया भी बदल रहा था, उनके ड्रेस, उनके बाल, उनका स्टाइल, यहाँ तक कि उनके स्टाइल पूरी दुनिया में लोग फैशन के और बाकी स्टाइलों की कॉपी करने लगे। जैसे हाथ में ग्लव्स पहनना, वो एक उस वक्त चलन आ गया था। उसके बारे में बहुत सारे लोग बात ये भी कहते हैं कि वो छुआछूत और हाथ मिलाने से कुछ हो ना जाए, इसलिए ग्लव्स पहनते थे। लेकिन जो उनके करीबी लोग, उनका कहना था कि वो एक फ़ैशन, माइकल जैक्सन हमेशा सोचते थे कि ऐसा फ़ैशन लाऊं जो लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं। और फिर उनके अंदर बदलाव आने लगा। अचानक माइकल जैक्सन का रंग बदलने लगा। स्कूलों के बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी की, और कई लोगों ने कहा कि ये गलत है, शायद वो नहीं चाहते हैं कि जिस बिरादरी से वो आए हैं वो उनको पसंद है। तो उसको लेकर बातें तमाम होने लगी। लेकिन माइकल जैक्सन ने इन चीज़ों की परवाह नहीं की, और इसके बावजूद फिर उनका एक बैड एल्बम आया, उसने भी धमाकेदार कमाई की और पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। तो इन चीज़ों का उनके चाहने वालों पे कोई असर नहीं हुआ, और माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। लेकिन इसी बीच में फिर 2 बार ऐसी चीज़ें हुई कि जिसने माइकल जैक्सन को अचानक बड़ा धक्का लगा। 13 साल के एक बच्चे ने पहली बार माइकल जैक्सन पर इल्ज़ाम लगाया कि माइकल जैक्सन ने उसका यौन शोषण किया, उसके फादर ने ख़ास तौर पर।
अब वहाँ पे जब ये इल्ज़ाम लगा, दो चीज़ें होती थी अमेरिका में। एक है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का मतलब ये है कि जो इल्ज़ाम लगाने वाला और जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया, ये दोनों आपस में बात कर लें, समझौता कर लें, तो मामला ख़त्म हो जाएगा, जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट होगा। एक है क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में फिर ये है कि गिरफ्तारी भी होगी, उसके बाद फैसला होगा, और उसमें फिर जो भी है सही और गलत, उसका फैसला अदालत करेगी। 13 साल के बच्चे के जिस बाप ने इल्ज़ाम लगाया था, उसने सिविल कोर्ट में इल्ज़ाम लगाया। माइकल जैक्सन चाहते थे कि ये केस क्रिमिनल कोर्ट में जाए। अब एक आदमी खुद क्यों चाहेगा कि क्रिमिनल कोर्ट में जाए, क्योंकि वो तो गिरफ्तार भी हो सकता है, जबकि सिविल कोर्ट में ये मामला गिरफ्तारी की नहीं थी, यहाँ तो ये कि आप पैसे दे के मामले का ख़त्म कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि माइकल जैक्सन चाहते थे कि क्रिमिनल कोर्ट में इसलिए जाए ताकि वो अपनी बेगुनाही को साबित कर सके और उनके ऊपर जो दाग धब्बा लगा है वो पूरी तरह से क्लियर हो। लेकिन दूसरा पक्ष तैयार नहीं हुआ, मामला सिविल कोर्ट में रहा, और फिर इतनी ज़्यादा बदनामी हो रही थी कि लास्ट में फिर माइकल जैक्सन को कुछ करोड़ डॉलर देने पड़े और फिर ये मामला निपटा। इस दौरान में माइकल जैक्सन की ज़िंदगी में जो और चीज़ें चली, ये 94 में लगा था उनके ऊपर यौन शोषण का मामला, जो पहला, तो खैर सेटलमेंट हो गया, ये मामला फिर रफा दफा हो गया। इसके बाद कहते हैं कि इन चीज़ों से उबरने के लिए, और पूरी दुनिया में कि बच्चों के साथ यौन शोषण और माइकल जैक्सन की इमेज उससे उबरने के लिए 18 मई 1995 को 18 मई 1995 को माइकल जैक्सन ने उस वक्त के अपने ज़माने के जो मशहूर म्यूज़िक के लेजेंड एल्विस प्रेस्ली, उनकी बेटी से, लीज़ा प्रेस्ली से शादी कर ली। क्योंकि ये भी आ रहा था कि माइकल जैक्सन का बच्चों के साथ व्यवहार बड़ा अजीब होता, माइकल जैक्सन को बच्चे पसंद हैं। तो इन सारी चीज़ों से ये भी कहा जाता है कि दुनिया की राय बदलने के लिए उन्होंने एल्विस प्रेस्ली की बेटी से शादी की। लेकिन ये शादी साल भर ही चली। 18 मई 1995 को शादी की और 18 जून 1996 को, साल भर के अंदर, इन दोनों का डिवोर्स हो गया। इस डिवोर्स के करीब 4-5 महीने बाद ही 15 नवंबर 1996 को माइकल जैक्सन ने अपनी एक नर्स, जिनका नाम था डेबी, उससे शादी की, जो उनकी देखभाल में रहती थी। इस डेबी से ही उन्हें बच्चे पैदा हुए, उनके 3 बच्चे हैं। और लेकिन फिर 1999 में, करीब 3 साल के बाद ही, नर्स डेबी से भी उनका डिवोर्स हो गया। 3 साल इनका रिश्ता चला, लेकिन बच्चे माइकल जैक्सन के पास ही रहे। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था और इसके लिए जैक्सन ने डेबी को काफ़ी पैसे भी दिए थे। सब कुछ ज़िंदगी में अभी ठीक चल रहा था। माइकल जैक्सन की मशहूरियत वैसी थी, मकबूलियत वैसे ही थी, शोहरत दौलत सब मिल रहा था, कि तभी 2003 में फिर उनके ऊपर एक यौन शोषण का इल्ज़ाम लगता है। और इस बार क्रिमिनल कोर्ट में मामला जाता है। माइकल जैक्सन के घर पर लॉस एंजलिस पुलिस पहुंचती है। माइकल जैक्सन थे नहीं वहाँ पे। फिर बाद में वो सरेंडर करते हैं। बाकायदा उनको हथकड़ी लगा कर ले जाया जाता है और फिर करीब 14 हफ्ते तक ये मुकदमा चलता है। और इस हथकड़ी लगाकर और उसके बाद कोर्ट में पेशी, उस वक्त सारे टीवी चैनल पूरी दुनिया में आ रहा था, वो देखा जाता है और इससे बड़ी बदनामी होती है माइकल जैक्सन की। लेकिन 14 हफ्ते की सुनवाई के बाद कोर्ट को कोई सबूत नहीं मिलता और वो माइकल जैक्सन को इस इल्ज़ाम से भी बरी कर देती है। तो माइकल जैक्सन के ऊपर बच्चों के साथ शोषण करने के इल्ज़ाम जो भी लगे, जो बातें भी हुई, जो रिकॉर्ड पे आए, उनमें से कभी कोई साबित नहीं हो पाया। अब माइकल जैक्सन के ऊपर बच्चों को लेकर क्या इल्ज़ाम लगते थे? माइकल जैक्सन अपने इस काम के साथ साथ बहुत सारी सामाजिक सेवा के भी काम किया करते थे और इसके लिए बाकायदा दुनिया भर के कई देशों ने सम्मानित भी किया। उस वक्त रोनाल्ड रेगन ने भी व्हाइट हाउस बुलाकर माइकल जैक्सन को सम्मानित किया था ड्रग्स और बीमार बच्चों की सेवा के लिए। माइकल जैक्सन का कहना था कि वो ऐसे बीमार, एड्स से और बाकी चीज़ों से या ड्रग्स के या ऐसी फैमिली के गरीब बच्चों की मदद करते हैं और कई बच्चों को वो अपने घर में रखते थे, बुलाते थे उस लॉस एंजलिस के जो रैंच है उनका। और वो उनका ये था कि बच्चों के साथ वो सोते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बच्चों के साथ सोना क्या बुरा है। मैं जब बचपन में था, मैं 7 भाई और 9 परिवार 2 कमरे में रहते थे, तो हम एक साथ सोते थे, तो मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा मिलता है, मुझे लगता है कि उन लोगों को मैं खुशी दे रहा हूँ, लेकिन इसके साथ कोई गलत चीज़ ना निकाला जाए। तो माइकल जैक्सन ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया, लेकिन कभी भी उसको लेकर कोई गलत धारणा या गलत काम किया हो, ये उन्होंने हमेशा मना किया। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। 2003 में भी ये हुआ। उसके बाद खैर इससे भी माइकल जैक्सन बरी हो गए। अब इसके बाद लेकिन माइकल जैक्सन को इस चीज़ ने बड़ा
धक्का पहुंचाया था। और लगातार पूरे वर्ल्ड में वो कंसर्ट भी कर रहे थे। इन सारी चीज़ों के बाद धीरे धीरे अब माइकल जैक्सन डिप्रेशन में भी रहे। जिस कामयाबी के शिखर पे थे उस कामयाबी के शिखर को मेंटेन करना भी था। और इसी दौरान कहते हैं कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई जिससे धीरे धीरे माइकल जैक्सन के ऊपर कर्ज भी बढ़ता गया। करीब $50 करोड़ का जो सारी रिपोर्ट कहती है वो ये कि माइकल जैक्सन के ऊपर कर्ज था। हालांकि उनकी बेशुमार दौलत थी, तो ये कर्ज वो वैसे भी उतार सकते थे। जब ये 2 बच्चों का एलिगेशन लगा और उनको हथकड़ी लगी, उसके बाद वो पहुंचे अदालत में और फिर वहाँ से बरी हुए। इसने कहते हैं कि माइकल जैक्सन की ज़िंदगी को पलट दिया। और फिर धीरे धीरे माइकल जैक्सन थोड़े दुनिया से कटने लगे। और इसी दौरान में अपने आप को इस कर्ज से भी उबारने के लिए और बाकी जिस म्यूज़िक कंपनी और जो स्पॉन्सर उनसे जो शर्तें थी, उनसे जो उनका डील था, उसको पूरा करने के लिए उनको और कंसर्ट करने थे। इस बीच में उनकी जो सेहत थी, लगातार प्लास्टिक सर्जरी, बाकी चीज़ों ने इतनी सारी चीज़ें हो गई थी कि वो पेन किलर खाने को भी मजबूर हो गए। इतनी सारी सर्जरी के बाद उस दर्द को दबाने के लिए अलग अलग दवाइयाँ, अलग अलग। तो एक वक्त ऐसा था कि कहते हैं कि माइकल जैक्सन सिर्फ कंकाल होकर रह गए थे। एक तो प्रोफेशन की मजबूरी थी, जिस तरीके का वो डांस करते थे स्टेज पे, जिस तरीके की सारी चीज़ें थी, तो उसमें उनको उसी तरीके से फिट रहना वो था। लेकिन फिर डिप्रेशन और बाकी ये सारी दवाइयाँ, पेन किलर, उसने भी सेहत पे बड़ा ज़बरदस्त असर किया। बार बार ये कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, इसने भी सेहत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। कहते हैं कि आखिरी वक्त में माइकल जैक्सन लगभग एक कंकाल की सूरत में थे। इसी बीच में माइकल जैक्सन ने एक 2009 आता है और 2009 में एक वर्ल्ड कंसर्ट करना चाहते थे। और उस कंसर्ट के लिए उन्होंने चुना था कि वो अलग अलग जगह परफॉर्म करेंगे, उससे कर्ज से भी निकल जाएंगे। और उसमें आखिरी जो था, उनका ये कहना था कि इससे पहले उन्होंने ये सारी चीज़ें बंद कर दी थी कि उनका एक रिटर्न, माइकल जैक्सन रिटर्न होगा कंसर्ट, और ये लास्ट होगा। और इस कंसर्ट का आखिरी परफॉर्मेंस जो होगा वो लंदन में होगा। और लंदन में करने के बाद फिर वो लाइव कंसर्ट नहीं करेंगे। ये माइकल जैक्सन का फैसला था। इस बीच में वो कुछ दिन दुबई में भी रहे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, डिप्रेशन में थे। तो जून 2009 में उनको लास्ट परफॉर्मेंस करना था लंदन में। उससे पहले उसकी वो तैयारी कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे। और इसी बीच में फिर उनकी तबीयत भी लगातार ख़राब थी और वो लगातार पेन किलर ले रहे थे। तभी फिर आता है 25 जून 2009 की तारीख। लॉस एंजलिस के अपने घर में सुबह माइकल जैक्सन को सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम आती है। तो उनके पास 6 से 8 डॉक्टर थे। जो हार्ट के डॉक्टर थे वो थे डॉक्टर कॉनरैड मरे। डॉक्टर कॉनरैड मरे का अपना एक पुराना इतिहास है, वो भी बड़ा सेवा और बाकी चीज़ें करते थे। और करीब $1.5 लाख पर मंथ की सैलरी पे माइकल जैक्सन ने उनको रखा हुआ था, डॉक्टर कॉनरैड मरे को। तो डॉक्टर कॉनरैड मरे को बुलाया गया। उन्होंने देखा, सांस लेने में प्रॉब्लम थी। इसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक पता चला कि माइकल जैक्सन इस दुनिया में नहीं है। 25 जून 2009 की बात है। अब जाहिर सी बात, ये अचानक खबर आई। उस वक्त उम्र थी माइकल जैक्सन की सिर्फ 50 साल। अब माइकल जैक्सन का जब पोस्टमार्टम होता है, अचानक बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट था, दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। लेकिन माइकल जैक्सन थे पूरी दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी, उनकी मौत को लेके कोई सवाल न रह जाए, इसलिए उनके बाकायदा 2 पोस्टमार्टम हुए। कमाल ये था कि जब पोस्टमार्टम हुआ तो माइकल जैक्सन की जो विसरा है, जो थैली है पेट की, उसमें से सिर्फ दवाइयाँ निकली, खाने का एक दाना नहीं निकला। तो डॉक्टर भी हैरान थे। फिर पूछताछ हुई, इंक्वायरी हुई, तो पता चला कि माइकल जैक्सन सिर्फ दवाओं के डोज पर जिंदा थे। और वो दवाएं लेते थे जो एक आम आदमी अगर ले उस तरीके से तो वो बहुत पहले मर जाता। लेकिन माइकल जैक्सन कई साल से इन दवाओं के आदी या गुलाम हो गए थे और उन्हीं दवाओं पे ज़िंदा थे। और इसीलिए
वक्त लगा उस दवाओं को भी असर करने में, मतलब दवा भी अब असर नहीं कर रही थी। कुल मिला के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इंक्वायरी रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि कुल 8 ऐसी दवाएं थीं जो माइकल जैक्सन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई उनकी मौत के बाद, जो उन्होंने ली थी। इसके अलावा कोई भी खाने का अंश बरामद नहीं हुआ। जो 8 दवाएं उनके पेट से मिली थीं वो सारे पेन किलर टाइप की थी। उन दवाओं के बाकायदा नाम हैं। पहली दवा थी डेमरोल। ये सुपर पावरफुल पेन किलर है और माइकल जैक्सन इसको इंजेक्शन की मदद से लेते थे और डॉक्टर मरे देते थे इसको। मेथेडेन कॉ, ये हीरोइन से भी ज़्यादा असर डालती है किसी इंसान पर, तो ये दवा भी माइकल जैक्सन लेते थे। हीरोइन का आप इम्पैक्ट समझ सकते हैं। जेनेक्स, ये भी बहुत ज़्यादा वो मात्रा में लेते थे और ये घबराहट से बचने के लिए ये दवा ली जाती थी। डिलोडिड, इसका इस्तेमाल सर्जरी के होने के बाद, चूँकि इतने सारे कॉस्मेटिक और आपके प्लास्टिक सर्जरी कराई थी कि पेन होता था, तो उस पेन से बचने के लिए डिलोडिड दवा ली जाती थी। और कहते हैं कि दिन भर में कई बार माइकल जैक्सन इस दवा को लेते थे, मतलब इतनी बार उन्हें पेन होता था। फेंटानिल, ये एक ऐसा पेन किलर है जो मॉर्फिन से भी 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। माइकल जैक्सन इसके भी आदी थे। वाइकोडिन, ये भी पैरासीटामोल और हाइड्रोकोडोन है, उसके मेल से बना, और इसकी गोली जो है माइकल जैक्सन कहते हैं कि महीनों से ले रहे थे। इसके अलावा वेलियम, ये भी एक घबराहट दूर करने और घबराहट का दौरा पड़ने की सूरत में ली जाती है, वो भी ले रहे थे। देन प्रोपोफॉल, ये आमतौर पे अस्पतालों में इसका इस्तेमाल मरीज़ को बेहोश करने के लिए किया जाता है, मगर माइकल जैक्सन इसका इस्तेमाल गहरी नींद में जाने के लिए लिया करते थे और इंजेक्शन के तौर पे लिया करते थे। ये वो दवाएं हैं 8 जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सामने आई। ये वो दवाएं हैं जो किसी को भी मार सकती हैं, लेकिन माइकल जैक्सन के जिस्म में इसका भी असर कम हो गया था क्योंकि वो इतने टाइम से इन दवाओं को ले रहे थे। डॉक्टर मरे और जब जो इंक्वायरी कमेटी बैठी उसके बाद रिपोर्ट आई, तो फिर ये हुआ कि जब ये दवाएं आई और इन दवाओं में से बहुत सारी ऐसी दवाएं थी जो नहीं दी जा सकती थी, तो माइकल जैक्सन के अपने डॉक्टर कॉनराड मरे कैसे दे रहे थे, इसकी पूरी इंक्वायरी हुई। उन्होंने अपनी सफाई दी कि कई बार माइकल जैक्सन छुप के ले लेते थे, कुछ और नाम बताकर दवा ले लेते थे, उनको फोर्स करते थे, लेकिन अदालत ने माना नहीं। लंबे मुकदमे के बाद डॉक्टर कॉनराड मरे को माइकल जैक्सन की गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया। मतलब उन्होंने जानबूझ के नहीं मारा, लेकिन उन्होंने जो दवा है उसका ओवरडोज दिया और वो जानते थे कि इस ओवरडोज से नुकसान पहुंच सकता है। तो अदालत ने ये माना और डॉक्टर मरे को लॉस एंजलिस कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए 4 साल की सज़ा सुनाई। इसके अलावा माइकल जैक्सन की मौत को लेकर अदालत ने कभी नहीं कहा कि इसमें कोई साजिश है। हालांकि उनका फैमिली वाले कई बार कहते रहे, लेकिन वो चीज़ें सामने नहीं आई। अब ये तो रही माइकल जैक्सन की मौत की बात और उनकी इंक्वायरी की बात। तो उसमें यह है कि उनकी मौत जो है वो ड्रग्स के ओवरडोज से हुई। अब यहाँ लेकिन इसके अलावा 2-3 चीज़ें और अहम हैं। एक, माइकल जैक्सन का अंतिम संस्कार। दुनिया में इससे बड़ा लाइव टीवी इवेंट कोई नहीं था। माइकल जैक्सन के अंतिम संस्कार को पूरी दुनिया ने टीवी पे देखा और कहते हैं वो एक रिकॉर्ड है। जितने दर्शक उस दिन टीवी पे जुटे थे, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। गोल्डन ताबूत में उनकी लाश को रखा गया, कब्रिस्तान ले जाया गया, लेकिन कहते हैं कि उस ताबूत को भी लेके था कि उस जिस ताबूत में वो लाश थी उसमें वाकई माइकल जैक्सन की लाश रखी गई थी कि नहीं, ये एक राज था, क्योंकि किसी ने भी माइकल जैक्सन को वहाँ से देखा नहीं उस ताबूत के अंदर। एक ये भी बात कहते हैं कि माइकल जैक्सन की इस मौत का सच जानने के लिए ये भी किया गया था कि उनके दिमाग को प्रिजर्व करके रखा गया था कि ताकि उससे कोई क्लू मिले। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें और। एक, कहते हैं कि माइकल जैक्सन जो है विग पहना करते थे। 1984 में पेप्सी का एक ऐड शूट हो रहा था जिसमें बड़ी तादाद में दर्शक भी थे माइकल जैक्सन के चाहने वाले। उस परफॉर्मेंस के दौरान अचानक आग लग गई जिसमें माइकल जैक्सन के बाल जल गए थे और उससे उनके सर पे भी जलने के कुछ मतलब जल गया था। उसके बाद से कहते हैं कि वो विग पहनने लगे थे। रंग बदलने को लेके 2 चीज़ें हैं। एक, माइकल जैक्सन को अपने पिता की बातें, तो नाक की सर्जरी तो उन्होंने कराई, ये सच है। दूसरा, कहते हैं कि
इतने सारे सर्जरी और उन चीज़ों से उनकी त्वचा में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और वो बीमारी थी जिसकी वजह से उन्हें रंग बदलना पड़ा। ग्लव्स की बात जहाँ तक है कि वो किसी से हाथ ना मिलाते थे जानबूझकर, इन्फेक्शन ना हो जाए, वो फैशन के लिए था। माइकल जैक्सन के बारे में ये भी है कि वो जब तक लेबोरेटरी से टेस्ट होकर खाना नहीं आता था वो खाते थे नहीं थी। यह बात गलत है। ये मुंबई के ओबराय होटल वालों ने बताया कि वो जब आए थे बटर चिकन से लेकर सब कुछ खाया। इसके अलावा ये भी है कि माइकल जैक्सन ऑक्सीजन के टेंट में सोया करते थे ताकि उनकी लंबी उम्र हो, खूबसूरत दिखे। तो उसको लेके भी था कि उनके पास एक ऐसा ऑक्सीजन शायद वो था टेंट जो उन्होंने बाद में एक हॉस्पिटल को गिफ्ट कर दिया। तो कुल मिलाकर ये थी माइकल जैक्सन की कहानी, माइकल जैक्सन की ज़िंदगी की कहानी, माइकल जैक्सन की मौत की कहानी। अब मुझे ये उम्मीद क्या मुझे पता नहीं है कि मैं कितना इंसाफ कर पाया इस कहानी के साथ, पर जितनी मेरी जानकारी थी मैंने कोशिश की आप तक पहुंचाने की।